तो अभी हम बात करने वाले हैं इसकी, जो एनएमसी ने आपको एक नोटिस भेजा है ना, ये इसके बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या उसमें है, क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो नोटिस भेजा ये खासकर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, उसमें उसने कुछ नई गाइडलाइंस भेजी हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, नोटिस में यहाँ पर दे रखा है कि गाइडलाइंस ऑन असेसमेंट ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ फॉर एडमिशन फॉर एमबीबीएस। कोई गाइडलाइंस है उनके लिए जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जो एमबीबीएस कोर्स में इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बार उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एनएमसी ने कहा है कि कैंडिडेट हु विश टू क्लेम सीट अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, जिन कैंडिडेट्स को पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में सीट चाहिए उनको ये सारी चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेने के लिए बच्चों को ये चीज़ें लेनी है। तो एक तो नीट यूजी का कार्ड होना चाहिए बच्चों के पास, एक परमानेंट यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए। तो देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट यूडीआईडी कार्ड की। तो देखिए, परमानेंट यूडीआईडी कार्ड के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पहले क्या होता था, टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड, जो टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड होता था उस पर भी आपका एक्सेप्ट कर लेते थे सेंटर। लेकिन अब क्या हो रहा है, एनएमसी ने कहा है कि परमानेंट यूडीआईडी कार्ड ही लगेगा। लेकिन उसने एक लूप होल है। क्या है इसमें? एक लूप होल है। वो ये है कि उसने ये नहीं कहा है कि आप टेम्परेरी यूडीआईडी के कार्ड के होते हुए आप काउंसलिंग नहीं करा सकते। कुछ सेंटर अभी भी ऐसे जो टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड को करके काउंसलिंग करा रहे हैं। तो ठीक है, टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड के बेसिस पे भी काउंसलिंग हो सकती है। कुछ सेंटर है, वो हम आपको बताएंगे कौन कौन से सेंटर हैं जहाँ पे अभी भी टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड लगेगा। बच्चों को सारे एफिडेविट होने चाहिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट होना चाहिए, जहाँ पे वो बच्चे अपनी फंक्शनल एबिलिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वो सारे होने चाहिए। तो अपेंडिक्स ए से लेकर अपेंडिक्स एफ तक, उसमें से ए तो सबको बनाना है बच्चों को, और बी से लेकर एफ तक उसमें 4 हैं। तो उसके बारे में बताता हूँ। एक तो आपका इंटेलेक्चुअल हुआ, दूसरा आपका लोकोमोटर हुआ, फिर स्पीच हुआ और विजन हुआ। ठीक है, ये सारे हैं। इसमें से जिसको जो भी डिसेबिलिटी है उसको वो बनानी है। ठीक है, अपेंडिक्स ए से लेकर एफ, ए सबको बनाना है, और एफ बी से लेकर एफ उसमें बनाने हैं जिसकी जो भी डिसेबिलिटी है। ठीक है, और बच्चों में आपको एक और बार बताता हूँ कि आपको इन सबको नोटराइज कराना है। ठीक है, क्या कराना है आपको? नोटराइज होता है, किसी एडवोकेट से मिलो, वो नोटराइज कराएगा। इसको 10 रुपीज़ के ई स्टाम्प, ठीक है, 10 रुपीज़ के ई स्टाम्प पे, ठीक है, ई स्टाम्प 10 रुपीज़ का ई स्टाम्प लगेगा। ठीक है, 10 रुपीज़ का ई स्टाम्प, किसका? 10 रुपीज़ का। ठीक है, ई स्टाम्प लगेगा, साथ में उसमें ई स्टाम्प लगवाना है आपको। ठीक है, सर्टिफिकेट बच्चों को, ठीक है, मिलेगा सेंटर से। अब मैं एक बात बताता हूँ, AIQ के डिसेबिलिटी सेंटर और स्टेट के डिसेबिलिटी सेंटर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, अगर आपको AIQ के डिसेबिलिटी सेंटर ने पास कर दिया, ठीक है, तो आप वो जहाँ जो सर्टिफिकेट AIQ से मिलेगा वो आप स्टेट में लगा सकते हो। लेकिन अगर स्टेट के डिसेबिलिटी सेंटर ने आपको फेल कर दिया तो आपके पास चांस है, ठीक है, AIQ में जाने का। ठीक है, मैं अब कह रहा हूँ कि AIQ में किसी बच्चे को फेल कर दिया है तो वो स्टेट में नहीं जा सकता, क्योंकि स्टेट में वो रिज़ल्ट शेयर हो जाता है AIQ द्वारा कि ये लड़का फेल हो गया डिसेबिलिटी में, इसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो बच्चों, ऐसा है कि आपको ऑल इंडिया में, मैं कह रहा हूँ, अगर ऑल इंडिया में किसी बच्चे को फेल कर देता है डिसेबिलिटी सेंटर तो वो स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट में वो रिज़ल्ट शेयर होता है। ठीक है, स्टेट में वो रिज़ल्ट शेयर होता है तो वो स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप पहले स्टेट में पार्टिसिपेट करते डिसेबिलिटी सेंटर में और वो फेल कर देता है आपको, तो आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट अगर आपको फेल करता है तो आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑल इंडिया फेल करता है तो स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी का UDID कार्ड फेक पाया गया, फेक मिला, तो उसका रिज़ल्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसका रिज़ल्ट कैंसिल हो जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और अब हम बातें करते हैं। तो पहले क्या होता था बच्चों? पहले होता था डिसेबिलिटी असेसमेंट। ठीक है, पहले होता था डिसेबिलिटी असेसमेंट। अब डिसेबिलिटी असेसमेंट की जगह होता है फंक्शनल असेसमेंट। क्या होता है बच्चों? फंक्शनल असेसमेंट। आपने जो अपेंडिक्स भरा है उसमें जो आपने चीज़ें लिखी है कि मैं एक पैर पे खड़ा हो सकता हूँ, या मैं दोनों पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ, या मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ, उतर सकता हूँ, ये जो आपने
क्लेम किया है ना, ये जो फंक्शंस को क्लेम किया है वो इनका टेस्ट कराएंगे और वो देखेंगे कि आप ये क्लेम पूरा कर सकते हैं या नहीं। अगर आप जो फंक्शन एक MBBS के बच्चे के लिए रिक्वायर्ड हैं, अगर आप वो फंक्शंस पूरे कर सकते हैं तो आपको वो पास कर देंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, UDID कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जो आपकी परसेंटेज होती थी उसके बेसिस पे बनाया जाता था। अगर आपकी 40% से कम होती थी तो वो फेल करते थे, अगर वो ज़्यादा होती थी तो वो पास करते थे। अब ये कैंसिल हो गया है, ठीक है, इसके बेसिस पे अब नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो बच्चों में एक इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ देता हूँ। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड डिसेबिलिटी असेसमेंट, चैप्टर 2 में 9 क्लॉज पे लिखा है, अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू MBBS कोर्स अंडर द PWD शैल पोजेस अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ नॉट लेस देन 40%। तो अगर किसी की UDID कार्ड में 40% से कम डिसेबिलिटी है तो उसे वेरिफिकेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी कैंडिडेट की फंक्शनल कॉम्पिटेंसी पे होता है, ठीक है, वो उसकी कैंडिडेट की फंक्शनल कॉम्पिटेंसी को डिसाइड करते हैं। अब वो डिसेबिलिटी असेसमेंट के ऊपर नहीं करते, वो पास करते हैं फंक्शनल कॉम्पिटेंसी के। वो कुछ फंक्शंस होते हैं, अगर वो MBBS बच्चे के द्वारा जो रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आप वो पूरे कर सकते हैं तो वो आपको पास कर देंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, चैप्टर 4 में क्लॉज 14.5 पे लिखा है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और नोडल सेंटर, ठीक है। नोडल सेंटर बनाने वाले हैं ये हर एक कॉलेज में, किसके लिए, PWD कैंडिडेट्स के लिए नोडल सेंटर बनेगा। तो ये कुछ बच्चों के द्वारा जो उन्होंने कोर्ट में केस किए थे, हाई कोर्ट में, उनके बच्चों के द्वारा ही हुआ है। अगर वो बच्चे केस ना करते तो आज के समय PWD के लिए नोडल सेंटर नहीं बनाए जाते। उधर हमेशा एक नोडल ऑफिसर होगा जो बच्चों की, PWD बच्चों के लिए जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेगा और उनके खिलाफ और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक्शन लेगा, ठीक है। ये उन बाकी PWD कैंडिडेट जो आपसे पहले थे उनके द्वारा उठाए गए एक्शन के कारण हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा सभी जो हमारी कम्युनिटी है सबको एक साथ यूनिटी में चलना होता है, ताकि अगर हमें भी थोड़ा सा अपनी समाज में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना होता है ताकि आने वाले बच्चों के लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो बच्चों ये शेड्यूल 1 है, इस शेड्यूल 1 में अपेंडिक्स A से लेकर F तक के सारे एफिडेविट हैं, ये सबको बनाना है। सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर्म सबका है। उसके बाद आता है अपेंडिक्स B, अपेंडिक्स B हियरिंग का है, अपेंडिक्स C वो लोकोमोटर का है, D लोकोमोटर का है, E ये आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और F आपका विजुअल डिसेबिलिटी है, विजन का है, ठीक है। अब ये C जो है ये अपर लिम्ब है और D जो है ये लोअर लिम्ब है। लोकोमोटर के 2 अपेंडिक्स हैं, C एंड D। उसमें जो C है वो आपका अपर लिम्ब का है और D जो है वो आपका लोअर लिम्ब का है, ठीक है। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट के बारे में मैं एक बात बता देता हूँ। सेल्फ सर्टिफिकेशन एफिडेविट में यहाँ तो आपको चीज़ें आप फिल कर ही सकते हैं, उसके बाद डिसेबिलिटी को आपको करेक्ट टिक करना है और फिर उसके बाद ये जो एसेंशियल फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज़ हैं इसमें जो भी आपकी डिसेबिलिटी है उसी बॉक्स में टिक करेंगे। अगर आपको हियरिंग डिसेबिलिटी है तो हियरिंग में टिक करेंगे और अगर आपको विजन में है डिसेबिलिटी तो विजन में टिक करेंगे। बाकी जो भी आपकी डिसेबिलिटी नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है बच्चों, ब्लैंक छोड़ना है। अब बात आते हैं हम इसके ऊपर हियरिंग का। हियरिंग में आप अपना ये पूरा फिल कर सकते हैं खुद ही, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे आपको कौन से कान में हियरिंग लॉस है, राइट में है, लेफ़्ट में है या बोथ में है, या फिर आप उसके साथ कोई हियरिंग एड यूज़ करते हैं उसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। फिर आप इसे भरेंगे क्या आप फ़ोन कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वर्बल इंस्ट्रक्शन पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये सारे आप खुद भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके साइन होंगे डिपोनेंट में और यहाँ पे नोटराइज होगा, यहाँ पे नोटरी का स्टैम्प लगेगा, ठीक है। नोटरी की यहाँ पे स्टैम्प लगेगी और इसके साथ एक ई स्टैम्प को अटैच कराना है, ठीक है, 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का ई स्टैम्प। अगर नहीं है तो 100 का भी करा सकते हैं। बाकी सारे यही हैं, ये आप खुद फिल करेंगे। अगर आप ये सारे काम कर सकते हैं तो आप इन पे टिक कर देंगे, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो टिक कर देंगे, नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप फिल कर सकते हैं। बाकी इसमें भी सेम है, यहाँ आपके साइन होंगे, ये नोटरी का स्टाम्प लगेगा, 10 रुपीज़ का ई स्टाम्प अटैच होगा, ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है, ओके। अब बाकी मैं बताना चाहूँगा ये जो है लास्ट वाला डॉक्यूमेंट शेड्यूल 2,
ये आपको नहीं भरना है, ये आपके लिए नहीं है, ये मेडिकल बोर्ड के लिए है। मेडिकल बोर्ड जो आपका एग्ज़ामिनेशन कर रहा है वो भरेगा, जो सेंटर है वो भरेगा ये आपके नाम से, ठीक है। इसके बाद आपको, अगर आप पास कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपकी काउंसलिंग में यूज़ होगा, ठीक है। मैं कहना चाहूँगा ये पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही ईजी तरीके से विदाउट एनी हेडेक हम कराते हैं, विदाउट एनी हेडेक कराते हैं। इसमें चाहे तो आप हमें हाफ़ फीस जो काउंसलिंग की है वो दे सकते हैं, अभी बाद में काउंसलिंग शुरू होने के बाद दे सकते हैं, ठीक है। हाफ़ फीस दे सकते हैं, बाकी काउंसलिंग के बाद दे सकते हैं। तो हमारा PWD का पैकेज 6000 का है। आप हाफ़ फीस यानी कि 3000 दे के भी इस समय वेरिफिकेशन में बैठ सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि कुछ बच्चों को डर रहता है कि भैया मैं 6000 दे दूँगा और अगर मेरे को काउंसलिंग में फ़ेल कर दिया तो मेरे 6000 के 6000 लॉस्ट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो हम कह रहे हैं आप इस समय हाफ़ यानी 3000 दे दीजिए, हम आपकी वेरिफिकेशन पूरा कराएंगे, जितना भी है हम वो बताएंगे, जो भी अच्छा सेंटर है वो बताएंगे। इससे आपको डर भी नहीं रहेगा कि आपके पूरे के पूरे पैसे नुकसान में जा रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट करिए, हम उनके हिसाब से भी डिज़ाइन करेंगे कस्टम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर आपको कोई जेन्युइन दिक्कत नहीं है तो आप सिर्फ 3000, ठीक है, 3000 दे के भी कर सकते हैं।